Today we have studied a new topic of physics is magnetism. ठीक है, मैग्नेटिज्म पे जाने से पहले इसके बारे में कैसे बात की गई इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि बेसिकली देखिए प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं क्या कि सपोज करिए कि हमने कोई एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, ठीक है, आई कोई करंट कैरिंग वायर करंट फ्लो कर रही है। जब इस करंट कैरिंग वायर के पास में एक चार्ज मान लीजिए नेगेटिव क्यू रखा गया, माइनस क्यू चार्ज रखा गया, तो इस चार्ज के मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मींस हमने जब इसको एक करंट कैरिंग वायर के पास में माइनस क्यू चार्ज को पास में रखा तो उस माइनस क्यू चार्ज के मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रेस्ट पर था, रेस्ट पर ही रहा। मींस हम ये बोले कि यहाँ पर कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो इस चार्ज को मूव करा सके, ठीक है। लेकिन जब हमने इस चार्ज को वेलोसिटी दी v इसी करंट कैरिंग वायर के पास में, तो ये चार्ज अपनी डायरेक्शन से डेविएट हो गया। मींस हमने दी थी वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, एकदम सीधी स्ट्रेट, लेकिन ये चार्ज अपनी डायरेक्शन से डेविएट हो गया। मींस यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड जरूर जनरेट हुआ है जो इस चार्ज को स्पीड प्रोवाइड नहीं कर सकता, इस चार्ज की स्पीड में चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी स्पीड की या उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो मींस हमने फिर यहाँ पर एक नया फील्ड बोला क्या कि यहाँ पर एक ऐसा फील्ड है जो चार्ज की वेलोसिटी मींस उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकता, उसको अगर वो रुका हुआ है तो उसको चला नहीं सकता, लेकिन एक चलते हुए चार्ज जिसके पास स्पीड है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और यहीं पे हमने इस नई फील्ड का नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड जो चार्ज को मूविंग चार्ज की डायरेक्शन को बदल सके लेकिन किसी रेस्ट वाले चार्ज को मूव नहीं करा सके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में दो एस्पेक्ट्स होंगे, टू एस्पेक्ट्स in this chapter. First, calculate magnetic field due to different current carrying structure. जैसे मान लीजिए एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर आपको दे दिया जाए, पूछा जाए इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एक लूप दे दिया जाए, उसमें करंट फ्लो कर रही है आई, उससे पूछा जाए कि इसके सेंटर पे और इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसमें करंट फ्लो कर रही है, क्यों? क्योंकि करंट फ्लो कर रही है तभी यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात करेंगे क्या कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरिंग स्ट्रक्चर। सेकेंड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई चार्ज जिसको स्पीड दे दी गई तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा, उसकी डायरेक्शन कैसे डेविएट हुई, उसके डेविएट होने की डायरेक्शन क्या होगी और वो कैसे मूव करेगा, उसका पाथ क्या होगा, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। मीन्स अपने पास इस चैप्टर में कितने एस्पेक्ट्स हैं, दो। क्या कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रक्चर की वजह से, सेकंड कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मोशन कैसा होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे इन चैप्टर्स में। एक बार देखिए, दोबारा देखते हैं क्या कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है कि किसी करंट कैरिंग वायर के पास में अगर कोई चार्ज को रेस्ट पर रखा गया तो उस चार्ज के मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रेस्ट पर ही रहा। मीन्स अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर के पास में कोई रेस्ट चार्ज रख दूं तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, लेकिन अगर मैंने उसी चार्ज की स्पीड दे दी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक ऐसा फील्ड प्रेजेंट है जो चार्ज की स्पीड नहीं इंक्रीज कर सकता लेकिन उसके चलने की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दिस फील्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ से ही अपन ने सारे डेरिवेशंस किए थे, वैसे ही यहाँ पर एक लॉ है जिसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, बहुत छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट DL,
ये देखिए करंट कैरिंग एलिमेंट, इसमें करंट जा रही है ऊपर, ठीक है। इससे किसी डिस्टेंस r पे, इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, क्योंकि छोटा सा करंट कैरिंग वायर है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा, इज गिवन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। I जो करंट यहां पे फ्लो हो रही है, ठीक है, dl क्रॉस r। अब बात करते हैं dl की, dl वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी। सेकंड, r वेक्टर का हेड वहां होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मीन्स अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो r वेक्टर का हेड इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। और dl की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, मीन्स ऊपर की तरफ, ठीक। और यहां पर बात करते हैं इसके बारे में, म्यू नॉट इज परमिविलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, ठीक है ना। तो अपने म्यू नॉट की डायमेंशंस, इसका यूनिट क्या आएगा, टेस्ला मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, मीन्स टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, देखिए डायरेक्शंस कैसे दी जाती है, इसके ऊपर बेस कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। क्या कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से दी जाएगी, मींस डीएल की तरफ फिंगर्स और आर वेक्टर की तरफ उसको कल करेंगे, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायो-सावर्ट लॉ सेज कि एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से उससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। देखिए मान लीजिए कि करंट फ्लो कर रही है अंदर, और मुझे यहां पर इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सेकंड, अगर मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस आर डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड बताना है। थर्ड, करंट बाहर की तरफ, ठीक है, और ये आर वेक्टर इस पॉइंट पे। तो अपन ने क्या बोला था, अभी की डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, करंट अंदर तो फिंगर्स किधर, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स मींस क्योंकि डीएल वेक्टर अंदर की तरफ होगा, आर वेक्टर इससे, तो आर डीएल क्रॉस आर, तो किधर आया डीएल क्रॉस आर इस साइड, मींस दिस इज मैग्नेटिक फील्ड
आई इधर, डीएल भी इधर होगा, डीएल क्रॉस आर, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड बी। थर्ड, करंट बाहर की तरफ, आर इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। दैट मीन्स जैसे हम सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, वैसे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए जो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर गिवन था बायो सावर्ट लॉ का, उसमें इसका डीएल क्रॉस आर को कैलकुलेट करना है, और डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी वही अपनी किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। Now next topic, magnetic field due to finite current carrying wire. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मान लेते हैं ये एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इससे डी डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, पॉइंट पी। अब बात करते हैं करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट, करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, क्या कि अगर एक फाइनाइट रॉड दे दी थी जिसपे चार्ज थे, तो उस चार्जेस के वजह से अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। सेम उसी तरह का प्रोसीजर, क्या कि अगर बोले अपन कि इसकी लिमिट्स क्या है, कि जो वायर है वो कितना एंगल बना रहा है, θ1, और इधर एंगल कितना बन रहा है, θ2। तो सेम प्रोसीजर, क्या थीटा पे जाकर डी थीटा, ये क्या है डी थीटा, दिस इज थीटा, और सिमिलरली इधर वाई पे जाकर डी वाई। करंट कितनी आई, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देखिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसको थोड़ा सा अपन अगर दोबारा डायग्राम बनाए तो देखिए ऐसा दिखाई देगा कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसमें यहां पर एक एलिमेंट है डी वाई, इस डी वाई की पॉइंट पी से डिस्टेंस ये, दिस इज आर, ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा। तो अगर बात करें अपन यहाँ पर कि ये एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये होगा 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया 90 प्लस थीटा। और ये डिस्टेंस कितनी है, डी, ये कितना है y,
ये है डिस्टेंस r। तो यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ ने जो दिया था वो एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर की वजह से था, करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल वेक्टर। लेकिन हमारे पास तो पूरा का पूरा एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। तो अगर इसके वजह से लिखें तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो देखिए डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल, डीएल है अपना ऊपर, करंट क्योंकि ऊपर जा रही है, और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना 90 प्लस थीटा। तो जो डीबी वेक्टर है, डीबी जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल इज डीवाई, आर इज आर साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, डीएल क्रॉस आर अंदर की साइड, मींस यहां पर अपन डायरेक्शन पहले बना दें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। तो डायरेक्शन तो अपन को उससे पता चल गई राइट हैंड थंब रूल से। अब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना होगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो एक आर से ये आर उड़ गया, ये स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर कॉस थीटा डी वाई। तो हमारे पास यहाँ पर थीटा और वाई दोनों वेरिएबल चल रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। तो ये हो गया अपना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई, और डी को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और आर कितना हो गया अपने पास वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और वाई हो गया डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इज डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अपने पास आया एक तो ये, इसको पुट करते हैं अपन, और एक आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई इन टर्म ऑफ थीटा। तो इन दोनों को अगर वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो देखिए डीबी कितना हुआ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें कितनी डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, डी वाई की जगह डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ठीक है, और एक डी से ये एक डी उड़ गया। तो डी भी कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos theta d theta। दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड की। तो इंटीग्रेट कर दें इसको। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। तो बी कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा का साइन थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। स्क्रीन पोस्ट करके इसको लिख लीजिए। D is the perpendicular distance from the wire
ये मैग्नीट्यूड दे रहा है अपन को, मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन इज according to palm rule, according to palm rule। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए इसको। देखिए अभी अपन ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, कितना आया मैग्नेटिक फील्ड, कितना आया अगर ये θ1 ये θ2, तो मैग्नेटिक फील्ड आया अपने पास मैग्नीट्यूड μ0I अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पाम रूल, पाम रूल क्या बोलता है देखिए, पाम रूल बोलता है कि आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए और फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ स्ट्रेच कीजिए जिस पॉइंट की तरफ अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। जैसे देखिए थंब किधर, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स किधर, आर वेक्टर की डायरेक्शन में, मीन्स उधर जिधर अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देन पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इनसाइड। तो पाम रूल क्या बोलता है, पुट योर थंब ऑफ राइट हैंड in the direction of current and stretch your fingers towards the point where we have to calculate magnetic field, then palm gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स पॉइंट की डायरेक्शन में, देन पाम गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिए कि हमने θ1 और θ2 कैसे मेजर किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से θ1 इस डायरेक्शन में जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, और θ2 इस डायरेक्शन में। दिस इज θ1 और दिस इज θ2।
theta 1 is clockwise sense and theta 2 is anti-clockwise sense from the perpendicular line. Distance d. क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा है उसके ऊपर, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए डिस्टेंस d है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये डिस्टेंस कितनी d, करंट फ्लो हो रहा है I, आपसे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो देखिए करंट ऊपर, पॉइंट इधर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई अपने पास पहले ही क्रॉस। और बात करें क्या कि B कितना होगा, μ0I अपॉन 4 पाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 इज परपेंडिकुलर लाइन से, देखिए परपेंडिकुलर लाइन ये है, वायर यहां से चालू है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। एंड थीटा 2 इज 330 डिग्री और -30 डिग्री। या तो ऐसे मेजर कर लें, ऐसे मेजर करोगे तो कितना आएगा 330 डिग्री, और या फिर ऐसे बोलें तो कितना -30 डिग्री। और डी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, d cos 30। डी का काम कौन कर रहा है, d cos 30, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस गिवन है वो ये डिस्टेंस गिवन है d। तो अपन को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब होता है, दिस इज इक्वल टू d cos 30 डिग्री। Put the values of theta 1, theta 2 and d in the formula, then you will get the magnetic field at this point P, ठीक है। सेकंड, अगर मान लीजिए कि स्क्वायर है, करंट I फ्लो कर रही है, साइड A है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, B एट पॉइंट C इज इक्वल टू, फाइंड आउट करना है अपन को ये। तो देखिए अगर वायर A B C D देखें, A B C और D, A B के वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर, B C के वजह से, B C के वजह से भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, ठीक है। C D की वजह से अंदर, C D में करंट नीचे, फिंगर्स इधर, A B के वजह से भी इनसाइड, B C की वजह से भी इनसाइड, C D की वजह से भी इनसाइड, और D A की वजह से इनसाइड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चारों का मैग्नेटिक फील्ड, चारों फाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड C पे ऐड हो रहा है। तो मैं किसी एक की वजह से कैलकुलेट कर लूं, देखिए कैसे, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू एट C ड्यू टू AB इज इक्वल टू कितना, μ0I अपॉन 4 पाई, और D कितना, ये अगर डिस्टेंस A है, ये भी A है, स्क्वायर लूप है, तो ये कितना हो गया A/2 साइन थीटा 1 इज 45 डिग्री, थीटा 2 इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया μ0I अपॉन 2 पाई A, 1/√2 1/√2 हो गया 2/√2 यानी √2। तो
म्यू नॉट आई अपॉन √2πa। लेकिन अगर मैं बी एट सी बोलूं नेट, तो इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि एक वायर की वजह से आया है। तो ठीक है, करंट आई एक स्क्वायर लूप में एंटर कर रही है। ठीक है, और एक वायर के थ्रू एंटर करी, और यहां से आई एंटर करी और यहां से भी आई निकल गई। मीन्स इस 2 पाथ के थ्रू वो चली, ए, बी, सी और डी। अपन को पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। किस पे? पॉइंट ओ। देखिए, यहां से आई करंट एंटर कर रही है। ये सब कंडक्टिंग वायर्स हैं। अगर ये सब कंडक्टिंग वायर्स हैं तो मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, क्योंकि हमें हर वायर की करंट पता होनी चाहिए। ये आई, इधर से भी आई चली गई, इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस R ओम। ठीक है, तो अगर मैं करंट डिवाइडेशन लगाऊं तो देखिए मेरे पास क्या सर्किट बन गया। एक करंट आई ऊपर R 3R रेजिस्टेंस ऊपर, नीचे R रेजिस्टेंस, और इधर आई निकल गई। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि I1 कितना होगा, दिस इज I1, दिस इज I2। तो देखिए I1 इज इक्वल टू R अपॉन 4R इंटू I। कितना हो गया? I/4। I2 इज 3R अपॉन 4R इंटू I। कितना हुआ? 3/4I। इसका मतलब यहां पर करंट कितना गई? 3I/4, और इस ब्रांच में करंट कितना गई? I/4। अब देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखें तो A, B, C और D, ABCD में AB का, BC का और CD वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐड हो रहा है। AB का, BC का और CD का मैग्नेटिक फील्ड सबका ऐड हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक AD वायर ऐसा है जिसका इन सबके वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, जबकि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। मीन्स B ड्यू टू AB, BC and CD is cross inside. B due to AD is dot outside. इसका मतलब उन तीनों का तो जुड़ेगा, AB, BC और CD का, और AD का उसमें से सबट्रैक्ट होगा।
अभी अपन ने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था क्या कि अगर मैं एक साइड लूं तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो एक छोटे से इस ए बी के सेक्शन की वजह से स्क्वायर लूप में आया था वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। ठीक है, तो ड्यू टू ए बी बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए को मैं 3 टाइम्स कर दूं क्योंकि तीनों का जुड़ रहा है क्रॉस, और करंट आएगी I1 बी ड्यू टू ए डी इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन √2 पाई ए डॉट। तो अगर बी नेट बोला जाए तो दिस, अगर मैं अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो दिस माइनस दिस, तो 3 म्यू नॉट I1 अपॉन √2 पाई ए माइनस म्यू नॉट I2 √2 पाई ए। अब देखिए I1 की वैल्यू रखी I/4 और I2 की वैल्यू रखी 3/4, तो ये दोनों फैक्टर सेम आएंगे। I1 रखा I/4 तो बाहर आएगा 3/4 और अंदर I2 रखा 3/4 तो अंदर आया I और बाहर आया 3/4। दैट मीन्स बी नेट इज इक्वल टू 3 म्यू नॉट I/4 √2 पाई ए माइनस म्यू नॉट 3/4 I √2 पाई ए इज इक्वल टू 0। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी लूप में एक साइड से एक वर्टेक्स से करंट एंटर कर रही है और किसी दूसरी वर्टेक्स से करंट निकल गई और जो उन वायर्स के थ्रू वो करंट आ रही है उन वायर्स की लाइन टुवर्ड्स द सेंटर हो, तो उस लूप के वजह से पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 0। मीन्स अगर कोई करंट यहाँ से एंटर करी और यहाँ पर करंट बाहर निकल गई किसी दूसरी वर्टेक्स से, तो इस लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे 0। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा या नॉन 0 होगा, तो देखिए इस लूप के वजह से तो 0, लेकिन इन दोनों वायर्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है अगर ये इनफाइनाइट हो तो। लेकिन ये दोनों भी कहां से पास हो रहे हैं, ओ से, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, 0। तो लूप की वजह से तो 0, क्यों, क्योंकि करंट एक वर्टेक्स से एंटर कर रही है दूसरी वर्टेक्स से निकल रही है, तो करंट इस तरह से डिवाइड होती है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बने इनसाइड दिस पॉइंट वो इज 0। सिमिलरली मैं इसके लिए भी बोल सकता हूं क्या कि अगर इस जगह आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाता करंट यहां से एंटर कर रही है और यहां से निकल गई सेंटर O, तो देखिए यहां पर जाएगा I1, यहां पे जाएगा I2, तो B एट O इज इक्वल टू 0। कंप्लीट लूप बन रहा है, करंट डिवाइड होगी यहां पर I1 I2, तो कंप्लीट के वजह से जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे वो क्या आएगा, 0। Magnetic field due to infinite current carrying wire.
देखिए कैसे, करंट फ्लो कर रही है कितनी, एक इनफाइनाइट वायर है, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, मैग्नेटिक फील्ड बताना है यहाँ पे। तो देखिए θ1 θ2, तो बोथ θ1 एंड θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कहां पर मिलेंगे, ये लाइन इंफिनिटी पे कहां जाकर मिलेगी, पैरेलल, ये भी पैरेलल, θ1 θ2 दोनों 90 डिग्री। दैट मीन्स B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πd साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो B कितना आ गया अपने पास, μ0I अपॉन ऊपर आया 2, तो एक 2 से 2 नीचे कैंसिल, 2πd। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और इसी पे बेस्ड फॉर क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी डिस्टेंस d पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I अपॉन 2πd या 2πr, अगर d की जगह r ले रहे हैं तो। एक क्वेश्चन इनफाइनाइट वायर पे बेस्ड अगर अपन करें तो देखिए कि मान लीजिए कि यहां पे करंट फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ और इस पॉइंट पे करंट फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ, इनफाइनाइट वायर्स हैं। ठीक है, इसमें भी करंट आई और इसमें भी करंट आई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए 4 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πd। तो देखिए इस इनफाइनाइट वायर की वजह से करंट अंदर, ठीक है, इनफाइनाइट वायर लिख लेते हैं, इनफाइनाइट वायर, इसके वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस साइड। ठीक है, इसका नाम देते हैं B1 और इसको देते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को देते हैं B2। तो देखिए ये पॉइंट P, तो B1 की डायरेक्शन हुई इस साइड, B1, और करंट इसमें बाहर है, तो देखिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस साइड। ठीक है, पाम की डायरेक्शन में। दिस इज इक्वल टू B2। अब एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये जो लाइन मिल रही है यहाँ पे, ये भी परपेंडिकुलर और ये जो लाइन यहाँ पे मिल रही है ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम थोड़ा सा दोबारा बनाएं। अब देखिए ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये 5, तो ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री, ये भी कितना हुआ 53 डिग्री, ऊपर वाला एंगल कितना हुआ 37 डिग्री। अगर ये एंगल 37 डिग्री है
तो B1 का ये एंगल कितना हुआ 53 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो B2 का जो ये एंगल हुआ, B2 का एंगल इससे ये कितना हुआ 53 डिग्री। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 सॉरी, और इधर है मैग्नेटिक फील्ड B1, ये दोनों ही यहां पर कितना एंगल बना रहे हैं 53 डिग्री 53 डिग्री। ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा डाउनवर्ड, B नेट इज इक्वल टू 2B1 cos 53 डिग्री प्लस B2 cos 53 डिग्री। और B1 और B2 की वैल्यू बराबर कितनी, B1 और B2 की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि B1 और B2 की डिस्टेंसेस सेम है कितनी, μ0I अपॉन 2πD, और D कितना है 5 मीटर। 5 मीटर क्यों, क्योंकि ये 3 और ये 4, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B1 और B2 इक्वल है तो 2B cos 53 डिग्री, और B की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, D की वैल्यू यहां पे डाल के, तो आपके B नेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है।